ठीक है, मेन चीज आपने क्या रखना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है, एटलीस्ट नेटवर्क के लिए। तो जितना ज्यादा आप नेटवर्क रिवाइज करोगे, याद रखना उतने ही मार्क्स आपके जेईई में बढ़ेंगे, ठीक है। और जितना नेटवर्क को आप नहीं वैल्यू दोगे, उतने ही मार्क्स के कम चांसेस होंगे आपके, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके जितने भी बेसिक्स हैं वो सारी चीजें हम यूज करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए। तो ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, जो भी आपने लिखा ना कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैग्नेटिक सर्किट, एक्सवाइजेड, जो भी छोटी मोटी चीजें सारी इसी में कवर करेंगे नेटवर्क थ्योरी में, ठीक है। एसी फंडामेंटल्स, ये वो एक्सवाइजेड जो भी है, सारे सब्जेक्टों का मिक्सचर हो गया। सबसे पहले आ गए हम बेसिक्स पे ना। बेसिक हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन से। सबसे पहले है आपका चार्ज, हेडिंग डाल लेना बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। चार्ज क्या होता है? चार्ज दिख रहा है क्या स्क्रीन पे सब कुछ ढंग से? चार्ज वार्ज दिख रहा है? लिखा हो, थोड़ा बड़ा कर दो अक्षर को, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए, ब्राइट होगा थोड़ा और, कोई फर्क नहीं होता। चार्ज क्या चीज है? देखो, चार्ज हम कब हमारे को वर्ल्ड का पता चलता है चार्ज का, जब हम एटम वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। एटम पढ़े हमने, तो एटम के क्या थे? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या था? चार्ज था, है ना। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या था? चार्ज था। वैसे ही प्रोटॉन था, है ना। तो जब भी इनकी डेफिनेशन की बात की जाती है तो ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, या फिर आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, है ना। तो चार्ज इज बेसिकली व्हाट? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ठीक है। राइट डाउन, it is an electrical property of the atomic particles. It is an electrical property of atomic particles, ठीक है। यूनिट क्या होते हैं? लिखो, it is measured in coulombs, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन कूलम्स। शॉर्ट फॉर्म में कूलम को कैसे लिखते हैं? सी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू -19 कूलम्स। जब इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर में बात करें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एक चीज है, एटम जो है वो हमेशा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब आप कभी भी एटम की फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। कितने भी भारी आप इंजीनियर बन जाओ, ठीक है, आप एटम की फॉर्मेशन को कभी चेंज नहीं कर सकते हो। एक एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा, तभी वो क्या है? स्टेबल है, समझ गए। अगर एटम को मैं बोल रहा हूँ ना पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा है, ठीक है। उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव, लेकिन अगर कोई पूछेगा, है ना, जैसे मान लो कि एक वायर है आपके पास में,
इस वायर में जब आपका करंट फ्लो करेगा आई, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वायर कैसे चार्ज है जब इसमें करंट जा रहा है, कुछ बोल सकता हूँ क्या। यूजुअली बंदा क्या लगेगा, नेगेटिवली चार्ज होती होगी तभी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपकी किससे बनी है, एटम्स के साथ बनी है, और एक एटम आपका क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट्स व्हाई आपकी वायर क्या है, ये नो चार्ज, न्यूट्रल पे है ये वायर आपकी। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप पूछोगे कि अगर वायर कौन से इससे चार्ज है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रहेगी, एटम की डिफॉर्मिटी कभी नहीं होती है, एटम हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, क्या है इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत लिखेंगे हम, कूलम्स के बारे में लिखेंगे या चार्ज के बारे में लिखेंगे। चार्ज क्या है, मोस्ट बेसिक क्वांटिटी है ना। इट इज द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। अब देखो, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉर्मल मैथ करके इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है ना। तो एक कूलम किसके इक्वल हुआ, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के, है ना। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो 1 कूलम जो आएगा वो आएगा आपका 6.24 इंटू 10⁻, प्लस का 18 है, प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि these much number of electrons contribute करते हैं, जब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे तब जाके आपका क्या बनेगा, एक कूलम का चार्ज बनेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे दैट 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स contributes to make 1 coulomb of charge, या चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में एक जो ऑब्जर्वेशन आती है वो क्या आती है कि जो कूलम है वेरी लार्ज यूनिट, ठीक है। कूलम जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटी का यूनिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिट भी छोटा है, ठीक है। इतना सारा क्या मिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितने ऊपर चढ़ा गया होगा, है ना। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, आपका क्या बन रहा है, हम एक कूलम का चार्ज बन रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, ये एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। अब जब हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्या चीज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लिखो, इट स्टेट्स that charge can neither be created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed, comma, it can only be transferred, ठीक है। It can only be transferred from one body to another. It can only be transformed from one body to another, ठीक है। चार्ज को चेंज नहीं कर सकते ना, इसको सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जब भी आपका चार्ज ट्रांसफर होता है आप बोलते इलेक्ट्रिक फ्लो होगा,
ठीक है, नेक्स्ट लिखो करंट, नेक्स्ट लिखो धारा, है ना, हिंदी में बोलते इसको धारा। ITI की किताब मिली थी एक बार मेरे को, तो उसमें लिखा था विद्युत धारा। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप सब लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है 10th वाली, जिसमें जब हम किसी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो हम हमेशा उसके एटॉमिक नंबर से करते थे ना। जैसे मान लो कि मैं सिलिकॉन मान लिया मैंने ना, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 14, ठीक है, 14 सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर है। तो जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो हमने बेसिक पढ़ा था कि KLMN शेल्स होते थे और उनमें हम 2n² से डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कि फर्स्ट लेयर है तो n की वैल्यू क्या 1 हो जाती थी, तो 2n² क्या आता था 2। तो पहली लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते थे, दूसरी लेयर में चल जाते थे तो 8 वैल्यू आ जाती थी, तो दूसरी लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन डाल देते थे, उसके बाद 18 डाल देते थे, है ना। तो इस तरह से बेसिक था। तो जो सबसे आउटर लेयर हमारी किसी भी एटम की होती थी उसको क्या बोलते थे, वैलेंस, है ना, वैलेंस लेयर बोलते थे या वैलेंस शेल बोलते थे, जो भी अपना मन करता था, ठीक है। अच्छा, जब भी आप किसी भी लेयर में एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे कि सिलिकॉन ही रख लेते हैं नॉर्मल, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, है ना, दिस इज एटॉमिक नंबर, और अपने को पता है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जब मैं KLM शेल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो K शेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, आगे कितने आए 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, और उसके बाद कितने आगे 4 इलेक्ट्रॉन जो भी रेस्ट थे, है ना। तो ये न्यूक्लियस बना, इसका न्यूक्लियस बना, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर ये वाली जो लेयर थी ये K लेयर थी, यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, आगे वाली लेयर में क्या हुआ 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े, और जो आउटर लेयर थी उसमें आपके बड़े 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस रेड वाली लेयर को हमने क्या नाम दिया, वैलेंस शेल, ठीक है। इसी से आपको वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता लगती है। अगर मैं बोलूं कि इसकी वैलेंसी कितनी है तो हम बोलेंगे 4, है ना, या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन तो हम क्या बोलेंगे 4, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आपका है न्यूक्लियस, यहाँ पे होंगे आपके न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज चला हुआ है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है जिसका नाम क्या है प्रोटॉन, ये पॉजिटिव है। अब देखो सारा का सारा चार्ज कहाँ होता है, यहाँ होता है पॉजिटिव, है ना, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब आपका न्यूक्लियस और जो बाकी लेयर्स होती है इनमें एक फोर्स होता है, वो कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी इस न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस वाले इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलेंगे कि अभी ये क्या है, ये इसकी इन्फ्लुएंस में है, ये भी इसकी इन्फ्लुएंस में है, ये भी इसकी इन्फ्लुएंस में, मतलब इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस से, इसमें भी न्यूक्लियस पे लग रहा है ना, और इस लेयर में तो लगी रहे। तो अब इसमें मैं ऐसा मान सकते हो कि जो पास वाली लेयर है उसमें ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, जो थोड़ा दूर चला गया उसमें थोड़ा सा कम लग रहा होगा, जो लास्ट वाली भी उसमें और कम लग रहा होगा, ठीक है। बट फोर्स तो लग रहा है ना। तो जब तक फोर्स लगता है तब तक इलेक्ट्रॉन्स को एक नाम देते हैं और वो नाम है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या हो गए ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या है, इस न्यूक्लियस के साथ में बाउंड है ना, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो कि कुछ ऐसे आपका वेरिएशंस हुए कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसकी इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, बोलते हैं ना शेल से बाहर चला गया, रहेगा यहीं पे वो,
लेकिन हम ऐसा मान लेंगे कि दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी इन्फ्लुएंस से यहां बाहर चला गया नाचता हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि इसमें से निकल गया, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर गिर रहे हैं, नहीं, ये इसके अंदर ही है। लेकिन सीन क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस नहीं है, ये अब इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्या था, एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जब ये इसकी इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, क्या हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये फ्री है, इन पे जब कोई फोर्स नहीं लगता ना तो ये करते हैं मूव। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आपका मूव नहीं करता है, आपका मूव कौन सा करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब आप करंट की डेफिनेशन पढ़ते हो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत गलत है। क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए कहानी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक और पॉइंट समझो, अरे चलो इतना समझ गए, आगे फिर बाद में देखेंगे ना। ये चीज बनानी है तो बना लो, डेफिनेशन लिखो पहले। The flow of electron of the time rate of change of charge is called as current। क्या यूनिट होते हैं करंट के, एम्पियर, है ना। तो एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर, ठीक है। मैथमेटिकली देखो, ये जो डेफिनेशन है वो मैथमेटिकली है। उस डेफिनेशन का मतलब क्या है, देखो मैथमेटिकली मैंने बोला कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को डिनोट करते हैं हम किससे, क्यू से, ठीक है। तो ये क्यू है, जब इसको दिखाना है मेरे को कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, dq अपॉन dt। इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज आपका चेंज हो रहा है। जब भी ऐसा आपका हो, आपकी मैथमेटिकल हो गई इसकी डेफिनेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू करंट। इसके यूनिट्स क्या है, एम्पियर। दूसरी चीज देखो, अगर एक और यूनिट की इसकी बात की जाए तो देखो चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, सिंपल भाषा में इसको लिख सकते हैं ऐसे कि जी करंट जो है वो आपका इक्वल है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और यहां से अगर इसके यूनिट देखे जाए तो चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। तो इसके यूनिट क्या है, कूलम्स, है ना, कूलम्स पर सेकंड, ठीक है। तो एम्पियर तो यूनिट है ही है, लेकिन साथ में आपके करंट के यूनिट्स क्या हैं, कूलम्स पर सेकंड, ठीक है। अब बात आई, इतनी कहानी समझ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होता है ना, कूलम्स पर सेकंड याद रखना, dq by dt याद रखना। विद रिस्पेक्ट टू, देखो I को मैंने क्या लिखा है, इसको बोलते हैं I of t या फिर I is the function of time, है ना, ठीक है। I is the function of time, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट भी आपका क्या हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, ओके। अब देखो, अब बात आई किसकी, जब हमने करंट वेल डिस्कस ये कर लिया तो उसके बाद बात आई कि अब डायरेक्शन क्या रखे करंट की, ठीक है। तो जिस टाइम पे आपका करंट जो था उसकी इन्वेंशन हो गई थी, ठीक है, आपके लॉस वगैरह कैलकुलेट नहीं हुए। ऑब्वियसली बात है ना कि केसीएल केवीएल बंदा ऐसा थोड़ा ना करेगा कि पहले बना लेगा और करंट बाद में पता चल रहा है बंदों की करंट भी कुछ होता है, नहीं ना, ठीक है। तो करंट का पहले पता था, जब करंट के ऊपर हमने स्टडीज करी, स्टैटिक चार्ज के ऊपर स्टडी करी, सब कुछ करा, तो क्या हुआ कि करंट की डायरेक्शन हमने पहले मान ली थी, करंट की डायरेक्शन मानी थी हमने कि करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, ये हमने पहले मान के चला हुआ था।
करंट के लगने के बाद, पता लगने के बाद आपका एटम्स का पता चला, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पता चला, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आया, फिर पता चला वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आपके, है ना। इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद जाके आपका करंट फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, और कोई भी नेगेटिव चार्ज की नेचुरल मूवमेंट क्या होगी, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को मूव करेगा, है ना। तो अब वो बंदे कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें, करंट तो हम मान चुके हैं पहले ही कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उल्टे चले हुए। तो उन्होंने बोला कि जब अब इतने सारे लॉज हमने डिस्कवर कर दिए करंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव मान के, तो अब हम इसको छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं तो करंट भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने बोला कि अब जो हम डायरेक्शन बोलेंगे करंट की, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही बोलेंगे, लेकिन हम साथ में लिख देंगे कि ये पिछले टाइम से हमने माना था, इसलिए आगे भी इसको मानते रहे। तो उस शब्द को क्या बोला गया, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, ठीक है, कि पुराने जमाने से परंपराओं से चलता आ रहा है और वही हमने मान लिया। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है आपके करंट की, उसको क्या माना गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमने लॉज, अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव भी करंट की डायरेक्शन मान लो और उसके हिसाब से चीजें पढ़ने की कोशिश करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। बस आपका हर एक लॉ जो आपने पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज बनाया है वो आपका फिर उल्टा हो जाएगा, बस, ठीक है। सो लिखो, एक लाइन लिखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, the direction of current flow is conventionally taken as, the direction of current flow is conventionally taken as the direction of positive charge movement. The direction of current flow is conventionally taken as the direction of पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट। पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो वैसे हमने मान लिया कि करंट की डायरेक्शन में आपकी वैसे ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज 400 BC में हो गई थी। 400 BC समझ रहे हो ना। अभी कहाँ जी रहे हैं हम, 21st सेंचुरी में, है ना। अभी जो ये कौन से 2021, ये 2021 AD, है ना, ठीक है। ईयर्स का मतलब टाइम कैसे चला था आपका, जैसे 10,000 BC से अपने को पता है इतने टाइम से अपना टाइम चला है ना, उसके बाद यहाँ से वो कम होता गया है ना, फिर वो 0 पे पहुंचा, ठीक है। और उसके बाद क्या चला फिर AD। BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, है ना। ईसा मसीह जो है ना, उनके जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। ये जो 0 ईयर जो आया, ये यहाँ पे क्या हो गया था, उनका जन्म हो गया था, पैदा हो गए थे इस टाइम पे। जब वो पैदा हुआ तो उसको बोलते 0। उसके बाद क्या चला, AD, है ना। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। कुछ लोग इसको आफ्टर डेथ बोलते हैं, क्या मतलब कि जन्म लेने के साथ ही मर गया वो, तो आफ्टर डेथ है उसको, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी बोलते हैं इसको, ना। या फिर आप कॉमन भाषा में इसको क्या बोल सकते हो, ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो हम जी रहे हैं अभी किसमें, AD में, ठीक है। कभी कभी इसको BCE भी बोलते हैं ना। BCE जब आ जाए तो इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ACE, आफ्टर कॉमन ईरा, ठीक है। इस तरह से इसको यूज किया जाता है रोज, ठीक है। ऐसे ऐसे आपका टाइम चलता है, BCE और ACE करके, या फिर BC और AD, इसमें आपका ऐसे ऐसे टाइम चलता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब पता चल गया था, वो 400 BC में एक एशियंट ग्रीक टेक्स्ट मिला था। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे समझो, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तुम्हारे को, पुरानी कहानियां, है ना। एशियंट ग्रीक टेक्स्ट मिला था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद वो वहीं पे चला गया, उनको पता नहीं चला ना। फिर बहुत AD की बात है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग की AD की बात है कि क्या होता था कि क्या हुआ ना कि मछुआरे थे, है ना, वो मछली वगैरह इकट्ठी करते थे। एक बार क्या हो गया ना, उसमें वो कैटफिश फंस गई उसके जाल में, जो मछली नहीं होती जो करंट वरंट फेंकती है ना, इलेक्ट्रिक ईल भी बोलते हैं उसको।
वो फंस गई उसके बाद, है ना। अब क्या हुआ कि जब उसने मछली को छुआ ना उसकी फर को, तो उसको शॉक लगा वहां पे ना। अब उसको लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चीज है। अब वो तो इतना इंटेलिजेंट थे नहीं, लेकिन उनको पता चल गया कि एक ऐसी मछली भी है ना। उनको बस मछली की स्पीशीज के नाम दे दिया होगा उसको, कुछ वो पता चल गया भी यार ऐसा कुछ है जिससे भाई कुछ होता है, मतलब अलग सा ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि पता नहीं कोई तो वहां पे कोई इंटेलिजेंट बंदा था जिसने डिस्कवर किया कि अब हम इसे बीमारियां ठीक करेंगे। तो वो तो क्या करना, मछली लानी और मछली का फर जो होता था उसको रगड़ते थे। और ना उन्होंने ऐसे, उनको मेटल्स के बारे में भी पता नहीं था कि क्या सीन है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जो मछली की फर होती है ना बाहर रगड़ते ना, तुम लोग खाते हो फिश विश, तो बाहर जो रगड़ते हैं ना, फिर वो फर को रगड़ते थे किसी कंडक्टिंग एलिमेंट के साथ। लोहे की रॉड ले लिया ना, जैसे बुखार जुकाम है ना, उसको देते थे शॉट, है ना। उसको शॉट देने उन्होंने और बंदे को ठीक हो जाना। जब शॉक लगेगा ना इलेक्ट्रिक, तो उसके न्यूरॉन्स एकदम से ऐसे हो जाता था हिसाब का और ठीक हो जाते थे। तो एक चमत्कार हो गया है, इलाज मिल गया है ना। तो ऐसे ऐसे करके पता चला कि ऐसा था। अब क्या था कि उस टाइम पे भी एक, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं, बड़े अजीब अजीब से नाम थे ना, जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में, नाम याद नहीं रहे। तो एक बंदा था, उसने इसके बारे में लिखा वहां पर कि ऐसी ऐसी कहानी थी। और ये फिर उसने जब उसके बारे में पता किया तो उनको एशियंट ग्रीक टेक्स्ट मिलते रहे। फिर क्या हुआ, सबसे पहले जो खोज चली वो स्टैटिक पे चली। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे हमारे बैटरी सेल वगैरह होते हैं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे चली। तो उस टाइम पे भी उनको ये पता नहीं था कि करंट का फ्लो कैसा रहा। वो सोचते थे कि इसमें कुछ फ्लूइड होता होगा, उसके मतलब फ्लूइड टाइप होती होगी कोई ना। फ्लूइड क्या होता है आपका, जैसे आपका घना जैसा पानी होता है, जैसे इससे कोरोना के पहले के अगर आप सैनिटाइजर देखोगे ना, तो वो होते थे फ्लूइड। अभी तो पानी है, अभी लिक्विड हो गया होगा ना। तो वैसे वैसे था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 16 BC के अराउंड इंग्लैंड में 2-3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्टडी किए और ये भी स्टडी किए है ना, ये टेक्स्ट भी स्टडी किया, एशियंट ग्रीक टेक्स्ट भी स्टडी किया जो बुक्स लिखी थी। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे खोज करना स्टार्ट कर दी। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने एक मेटल मिला, एम्बर बोलते हैं उसको, AMBER, है ना, एक मेटालिक कंपोनेंट है, एलिमेंट है आपका ये एम्बर, ठीक है। बहुत महंगा है, सोने से 20 गुना ज्यादा महंगा है वो इस वक्त, ठीक है। उस टाइम पे वैल्यू नहीं थी, तो स्टोन की तरह लेते थे उसको, ऑर्नामेंट है ना। तो एम्बर लिया, तो एम्बर में बोला कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि चार्ज को, मतलब ऐसे वैसे चार्ज जो है उसको अपने पास थोड़ी देर के लिए रख लेता है वो, ठीक है। तो फिर एम्बर को किसी भी चीज पर रगड़ने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती थी उससे एम्बर चार्ज, से हम करते थे ना एक्सपेरिमेंट, तेल लगा के जरूर पेन मारना, चिपका लेने पेज वेज, तो वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट चले इसके ऊपर, ठीक है। और एम्बर का जो आपका जो नेम है, ग्रीक में एम्बर को इलेक्ट्रिकस कुछ ऐसे वर्ड है उसका, इलेक्ट्रोकस या XYZ ऐसे जगह कुछ नाम है उसका, जहां से आपका ये इलेक्ट्रिकल नाम पड़ा वहां पर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट ना। तो वो एम्बर जो मेटल था उसकी वजह से ये नाम पड़ा आगे, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे किया। उसके बाद आपके आए फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन जी, है ना। फिर उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे कंडक्ट किए एक्सपेरिमेंट, आपका काइट्स वाला, जो काइट वाला एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट वो जो जैसा उन्होंने बोला कि जैसा ये जो फिश है आपकी, जब वो चलती है वाटर में, जैसी वो लहरें निकालती है बिजली की, है ना, वैसे ही सेम आपकी आसमान में भी होती है। तो हो सकता है कि जो फिनोमिना आपका स्टैटिक यहाँ हो रहा है वो फिनोमिना आपका आसमान में भी हो रहा होगा। कौन सी वाली बोलो ही ठीक करते हैं ना, केड़ी जी बट पर नहीं वो आ गई तो चिट्ठी गाड़ी क्या उन्होंने गाड़ी निकालनी होगी अपनी लेके जानी होगी, पता नहीं है बात कुछ फोर व्हीलर है ना। तो फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आया, उसने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, ठीक है।
फिर उसके बाद धीरे धीरे चल के आगे आपका ही हो गया ना, तो जो यूएस डॉलर होता है ना, उस पर उसकी फोटो होती है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखना, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर आपको फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स पूछा जाए तो कौन है? फैराडे, जिन्होंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉस दी। ठीक है, तो मतलब हम बोलते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको, और बोलते हैं कि 16th सेंचुरी के आसपास इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको डिस्कवर किया। अच्छा, डिस्कवर और इन्वेंशन में आपको मतलब पता होना चाहिए ना। ठीक है, डिस्कवर का मतलब क्या है? जो चीज पहले से है उसको आप ढूंढा आपने ना, दैट इज डिस्कवरी। इन्वेंशन क्या है? कि आपने चीजों को मिला के कुछ ना कुछ बनाया है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी थी, उसको डिस्कवर किया गया है, इन्वेंट नहीं किया गया है। ठीक है, मशीन आपकी इन्वेंट हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो पहले से थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला जाता है कि उन्होंने इन्वेंशन की, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन नहीं की थी। ये 400 BC के आसपास में आपका यहाँ पे बंदों को पता चल गया था, बस उनको नाम देना नहीं आता था ना, बाकी कुछ बंदे इलाज भी कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कहानी थी और तब जाके आपका बना। इंडिया में कब आई इलेक्ट्रिसिटी? 18th और 19th सेंचुरी के बीच में, जब अंग्रेज आए थे ना यहाँ पे। तो जब आपके न्यूयॉर्क में चल पड़ी थी बिजली, उसके 1 सेंचुरी बाद यहाँ पे आई। वो क्यों आई? अपने को ना इंडिया में ना चाय बड़ी फेमस थी, दार्जिलिंग साइड गई है ना। तो दार्जिलिंग में क्या होता है कि चाय को जब रिफाइन करते हैं ना, तो उसके लिए पावर प्लांट, मतलब बिजली की जरूरत पड़ती है उसकी रिफाइनिंग करने के लिए। तो उसके लिए पावर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, तो वहां पे सबसे पहला पावर प्लांट लगाया था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि वहां पे ना जो कोलकाता की वो थी ना सिटी वो थी, तो पहले उन्होंने वहां पे ना, जैसे ये नहीं निकालते झांकियां नहीं निकालते, वैसे स्ट्रीट्स में स्ट्रीट लाइट्स लगा के एकदम जगमगा दी थी सारी स्ट्रीट। बंदे हो गए थे, पता नहीं क्या ही हो गए है ना। वैसे वैसे करके फिर जाके उन्होंने वहां पे फर्स्ट पावर प्लांट सेटअप किया चाय की रिफाइनिंग के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके आपका लखनऊ साइड उन्होंने दूसरी झांकी निकाली, फिर वहां पे बिजली वगैरह सेटअप करी। फिर उसके बाद तो अपग्रेड होता रहा। ठीक है, बट अंग्रेज नहीं आते होते तो तुम्हारी बिजली शायद हो सकता था कि 1 सेंचुरी और बाद आती। ठीक है, तो ऐसा सीन था। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा, मतलब ये छोटी मोटी हिस्ट्री थी इलेक्ट्रिक करंट की, ऐसे कहानी थी। तो क्या सीन था कि जब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ना, उस बोहर बाद में आया था। करंट के बाद है ना, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम और ये सब कुछ आपको बाद में मिले थे। तरबूज काट के बोला कि बीच वाला सेंटर न्यूक्लियस है, दाने दाने इसके इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन का बाद में पता चला, करंट पहले चला हुआ था। ठीक है, तो फिर इसलिए जो करंट की डायरेक्शन थी उसको हमने बोला कि दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। और वो कैसी थी? पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ चार्ज की तरह थी। ठीक है, और फिर बोल दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम जितना भी सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे वो इसी से करेंगे। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा एक्चुअल रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ मैप करके बता दूं मैं, है ना, या कोई आपसे कोई पूछे तो ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है जिसमें आप ऐसा बोल दो कि इस वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन उल्टे चल रहे हैं तो करंट उसको उल्टा चल रहा है। ठीक है, कन्वेंशनल है। ठीक है, पुराने जमाने से चलती आ रही चीजें इसलिए हम इनको मान रहे हैं। ठीक है, थर्ड थिंग है आपकी वोल्टेज। अब देखो हुआ क्या कि करंट तो हमने मान लिया कि जब भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो मूव कर रहे थे तो उनकी वजह से क्या हो रहा था? करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन हुआ क्या कि अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की रैंडम मूवमेंट देखता ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मूवमेंट देखता, तो इलेक्ट्रॉन जो था आपका वो कुछ जिगजैग मूवमेंट करता है, मतलब ऐसे 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 चलता है। ठीक है, वो एक सिंपल डायरेक्शन में नहीं चलता है। तो जिगजैग मूवमेंट में जब भी चलता है तो हम बोलते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन के पाथ में ये रिस्ट्रिक्शन है, अगर वो ऐसा सीधा चलता, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता था। समझ गए? अगर वैसे जिगजैग चल रहा है तो वो मतलब बेकार परफॉर्म कर रहा है बेसिकली, है ना। तो हमने देखा कि जब वो अपनी नेचुरल मूवमेंट से चल रहा है तो जो आपके करंट की वैल्यू है, ठीक है, वो बहुत कम है, नैनो और पिको एम्पियर्स की है। जिस करंट को हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, हम लोग जो किलो एम्पियर से डील करते हैं, हमारे लिए नैनो एम्पियर और पिको एम्पियर क्या है ना। तुम लोग फोन का चार्जर हाथ में पकड़ के स्विच ऑन करके खड़े जाते हो, जैसे तुम्हारे झटके का पता भी नहीं चलता है ना। और वही किसमें होता है? मिली एम्पियर्स में होता है। ठीक है, तो नैनो और पीको का क्या ही करेंगे, समझ गए कहानी। ठीक है, तो हमने बोला कि अब अपने को कुछ ऐसा चाहिए चीज जो क्या कर सके, इसको धक्का दे सके एकदम प्रॉपर तरीके से। तब आया आपका वोल्टेज। ठीक है, जब आपका एक पर्टिकुलर करंट फ्लो हो रहा था तो हमने डिस्कवर किया कि
इसको पर्टिकुलर फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, उसी को हमने वोल्टेज बोला। तो वो फोर्स आपका बहुत जरूरी है ताकि आपका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छे तरीके से मूव कर सके। ठीक है, यहां से एक और थ्योरी आई कि जब आपका इलेक्ट्रॉन सीधा चल रहा है तो एम्पियर में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जब ऐसे चल रहा था तो बड़ा कम फ्लो कर रहा था, मान लेते हैं नैनो एम्पियर में फ्लो कर रहा होगा। तो आपने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन की ऐसी मूवमेंट है तो इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत हो रही है, और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसी तरह रेजिस्टर का सिंबल बना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई है उन्होंने सिंबल में। ठीक है, कि ऐसी ऐसी मटेरियल से जब जाएगा ना इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलेगा, जिगजैग, प्लेन नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये दिखाता है कि ये इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, जो सिंबल आपका बन के आया था रेजिस्टर का वो ऐसे आया था। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है? जब भी वोल्टेज को हम डिफाइन करेंगे तो वोल्टेज को हम डिफाइन करेंगे कि इट इज अ फोर्स जो कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हेल्प करता है मूव करने के लिए। देखो, to move the electron from one point to another point, to move the electron from one point to another point, to move the electron from one point to another point in a particular direction, in a particular direction, an external force is required. An external force is required. ठीक है, to move the electron from one point to another point in a particular direction, an external force is required, and in an electrical circuit, and ये किसी गाड़ी गाड़ी में आपके ना थोड़ा इसको दबा कर लगाना साइड ना, जब नेक्स्ट टाइम साइड होगा ना, या तो आपकी जगह ना ये आगे भी ना। in a particular direction an external force is required, and in an electrical circuit this force is provided by, and in an electrical circuit this force is provided by electromotive force. This force is provided by electromotive force. ब्रैकेट में लिख लेना EMF। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली वोल्टेज को कैसे लिखा जाता है? देखो, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बेसिकली हम बोलेंगे कि चार्ज आपका मूव कर रहा है। जब भी आपका चार्ज मूव करता है तो हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ। ठीक है, और वर्क डन कब होता है? वर्क डन होता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी आपकी एनर्जी W जो है, W इज एनर्जी, है ना। जब भी आपकी एनर्जी है ये विद रिस्पेक्ट टू चार्ज चेंज होगी तो हम इसको क्या बोल देंगे? ये क्या है आपका? वोल्टेज। ठीक है, V of t, V of q, V of t जो भी लिखते हैं पर V लिखते हैं इसको ना। सो वोल्टेज क्या है? dW by dq। अच्छा, वोल्टेज के यूनिट्स क्या होते हैं? वोल्ट्स, है ना। वोल्टेज को मेजर किस में करते हैं? वोल्ट मीटर में, है ना। इसके यूनिट होते हैं वोल्ट। ठीक है, और इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो? आसान भाषा में लिख सकते हैं हम कि जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल है? एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, और एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज के यूनिट क्या बनेंगे? एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जूल, और चार्ज के क्या थे? कूलम। तो ये क्या बन गया? जूल पर कूलम या जूल्स पर कूलम। ठीक है, तो जूल पर कूलम भी आपका क्या होता है? वोल्टेज का यूनिट होता है। शॉर्ट फॉर्म में J/C लिख लोगे इसका ना। ओके, लग गया ना? ठीक है।
अब देखो क्या है, जब भी हम क्या बोलेंगे, मान लो मेरे पास में एक वायर है, सिंगल वायर को हम नाम देते हैं ब्रांच का, है ना, दिस इज नथिंग बट अ ब्रांच। जब भी मैं ब्रांच की बात करूंगा तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, अब इसमें जो है ये वोल्टेज जो एक्ट कर रहा है वो कैसे एक्ट कर रहा है, वोल्टेज डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स हैं आपके। अब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट का हम वोल्टेज, इस पॉइंट पे कुछ वोल्टेज होगा ना VA, इस पॉइंट पे कुछ वोल्टेज होगा VB, ठीक है। अभी देखो क्या है कि अगर मैं यहां पे ऐसे रेजिस्टर मानता, मान लो, है ना, अभी यहां पे मैं क्या मान लेता, कोई रेजिस्टर मान लेता, इस रेजिस्टर की मैं वैल्यू मान लेता हूं लेट्स से 5 ओम है, ठीक है। VA की वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक है, और यहां पे जो करंट है वो जा रहा है आपका 1 एम्पियर का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पता चलेगा, एक चीज पता लगी हमारे को सबसे पहले कि जो आपका करंट था उसकी डायरेक्शन थी पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट की। दूसरी चीज क्या थी, वोल्टेज क्या है, फोर्स है ना। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि इस जगह पे दो फोर्सेस हैं, एक VA फोर्स है, एक VB फोर्स है ना। अब इन दो फोर्सेस यदि धक्का देंगे इलेक्ट्रॉन को तो करंट फ्लो होगा, ऑब्वियसली बात है। अब करंट कहां से कहां को फ्लो हो रहा है, A से B की तरफ को, तो इसका मतलब क्या है, A का ज्यादा फोर्स होगा, है ना। तो इससे पता चल गया मेरे को एक चीज की, अगर VA 10 वोल्ट है तो VB तो 10 से कम ही होगा। पहली चीज तो ये चीज पता लगी कि VB 10 से कम ही होगा, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज हायर पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। इतनी कहानी अपने को पता चली, ठीक है। अब क्या होगा, देखो आपके पास रेजिस्टर है, रेजिस्टर में एक रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट और रेजिस्टर का। क्या रिलेशन है वो, V इक्वल्स टू IR, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहां से ये 1 एम्पियर का करंट चला होगा तो ये इस रेजिस्टर के पास आया होगा ना। अब इस रेजिस्टर के पास इसको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिली होगी, और जब ये करंट इस रेजिस्टर के साथ एक्ट करेगा, मिलेगा, तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वो वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, देखो उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी वोल्टेज की वैल्यू, 5 गुणा 1, 5 वोल्ट, तो बल्कि वो क्या 5 वोल्ट। अब वो 5 वोल्ट यहाँ पे छूट गया, ये 1 एम्पियर तो ऐसे ही जा रहा है आगे, ठीक है, ये 1 एम्पियर ऐसे ही चला। तो अब मेरे को बताओ कि 10 वोल्ट यहां से चला था और 5 वोल्ट जब यहां छूट गया तो यहां पे कितना बचा होगा फिर, है ना, ये 5 वोल्ट ही बचा होगा, ऑब्वियसली बात है ना। दूसरी चीज क्या है कि अब देखो, अब यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट और यहाँ पे कितना है 5 वोल्ट। अब जब मैं पूछूंगा कि इस पूरी ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आपका क्या, हायर पोटेंशियल, है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल आपका कितना बन गया, यहाँ पे इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में PD, और ये कितना है 10 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। आपकी ब्रांच में कितना वोल्टेज है 5 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अ ब्रांच। तो जब भी ब्रांच में एक्ट होगा आपका वोल्टेज तो आप हमेशा क्या लिखोगे 5 वोल्ट। अब देखो इसमें क्या है, अगर इस क्वेश्चन में मेरे को करंट नहीं दिया होता है और मेरे को करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, सेम फॉर्मूला लगाता हूं, I की वैल्यू क्या जाती है यहां से V/R। अब मेरे को पता है कि ये जो वोल्टेज है ये किसी ब्रांच का वोल्टेज है ना, तो मतलब ये वोल्टेज नहीं, ये वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस है
है ना। तो मतलब ये दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस है, तो मैं आई को कैसे लिखता हूँ फिर, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये, वो कैसा होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। VA कितना है 10, VB कितना है 5, R कितना है 5, कितना आएगा ये भी कितना है 10 में से 5 गया 5, 5 बटे 5 1, तो 1 एम्पियर करंट मिल गया। तो जब आपको ब्रांच के क्रॉस करंट निकालना होता है तो ऐसे निकाल देते हैं। अगर ब्रांच के क्रॉस आपको, अब देखो ये जो करंट ऐसे निकाला ना मैंने, ये KCL लगाया मैंने, जो फॉर्मूला लगाया ना मैंने ये KCL है, और यहाँ पे ये 5 निकाला ना कैसे, 10 से 5 माइनस करके 5, ये KVL है। ठीक है, KVL क्या बोलता है, जितना वोल्टेज एक ब्रांच से, जितना अब इससे जितना निकला ना पोटेंशियल, वही उतना ही तो ड्रॉप हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ना, अगर 10 वोल्ट निकला तो यहाँ पे पूरा ब्रांच में 10 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए था, तो इसका एक हिस्सा इसके पास है 5 वोल्ट, एक ये है 10, 5 + 5 10, बैलेंस हो गया। ठीक है, और KCL क्या बोलता है, जितना यहाँ से करंट निकलेगा उतना यहाँ पे करंट आएगा बस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, KCL और KVL लगा दिया, और इसको ऐसी चीज को आप सर्किट में यूज करोगे तो 30 मार्क कहाँ हो जाएंगे, है ना। बड़े सर्किट में हमने यूज कर लिया तो KVL मार्क बहुत ज्यादा, लेकिन KVL इज नॉट अ बिग डील, है ना, इट्स जस्ट अ सिंपल प्लस माइनस ऑफ अ वोल्टेज और आइदर करंट फॉर KCL, है ना, छोटा मोटा प्लस माइनस है ना। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या होता है KVL में, वोल्टेज बैलेंस करना होता है, हर जगह IR लगा दो और सबको इक्वल कर दो। ठीक है, KCL में क्या करना होता है, I निकाल दो, हर जगह इक्वल कर दो। ठीक है, इतनी कहानी पता चलेगी तुम्हारे को, पोटेंशियल डिफरेंस का आइडिया लग गया, ये चीज पता चली क्या क्या किया मैंने। ठीक है, अगर इसको उतारना है तो उतार। आराम से पढ़ेंगे नेटवर्क हम। ठीक है, इसलिए जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करना नेटवर्क को। ये किताब तो रखी हुई तुम लोगों ने ना, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। इतने सारे राइटर्स हैं, इतनी पूरी जिंदगी में इलेक्ट्रिकल में डाल दी, फिर भी कॉपी करिए क्वेश्चन डाल कर सकते। चलो एक दो क्वेश्चन इसमें से देखते हैं हम ना। अभी जो हमने चार्ज वार्ज पढ़ा ना उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लिखते हैं इस पर पहले मैं थोड़ा सा तुम्हारे को वोल्टेज का आइडिया देता हूँ। और क्या चीज है वोल्टेज, इस चीज को तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो अंडरस्टैंडेबल है आपको, क्योंकि V = IR ये मेन, बस अपने को इतना पता चल गया कि अब वोल्टेज को जब हम ब्रांच में देखेंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की तरह लेंगे बस। ठीक है, हो गया इतना। अब आते हैं सोर्स पे। जब कोई सोर्स होता है आपके पास में तो उसमें कैसे वोल्टेज देखोगे। ठीक है, मान लो कि इस तरह से मैंने सोर्स दिया है, ये ऐसे पोलैरिटी में, इसको क्या बोलते हैं पोलैरिटी, है ना।
और इसको बोल दिया मैंने ये 5 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट तो इसमें भी है ना, तो मैं मान लूंगा कि ये जो पूरी ब्रांच है ना, इसमें मान लो कि ये जो A पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल है और ये जो B है ये लोअर पोटेंशियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मेरे को HP माइनस LP करना पड़ेगा तो मेरे पास में आंसर जो है वो 5 वोल्ट ही आना चाहिए, है ना। तो अब आपको इसको 5 वोल्ट बनाना है, तो कैसे बना सकते हो? अगर मैं हायर पोटेंशियल को क्या करता, देखो अब यहाँ पे देखो, मान लो कि ये पॉजिटिव है ना, तो मैं मान लूंगा कि जो मेरा हायर पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट और जो लोअर पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं 0। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल क्या होगा, 5 वोल्ट बन गया। जरूरी नहीं है यही मानो, अगर मैं हायर पोटेंशियल को मान लो 10 मान लेता और लोअर को मैं 5 मान लेता तब भी क्या आता है, तो तुम इसको 10 वोल्ट मान सकते हो और इसको तुम 5 वोल्ट मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका बस डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5 हमेशा, है ना। तुम इसको 105 वोल्ट मानो, इसको 100 वोल्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस क्या है, दिक्कत क्या है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में अगर इधर नीचे 5 लिखेगा तो अपने को परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि जैसे जिस साइड को एक पॉजिटिव है उस साइड को हम पॉजिटिव 5 बोल के इसको एक हायर पोटेंशियल मान लेते हैं। पॉजिटिव को इस साइड हो गया पॉजिटिव 5 और जिस साइड को नेगेटिव लगा है उस साइड को हम क्या मान लेंगे 0। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, आपको पता है कि VA माइनस VB कितना है, +5 या 5 वोल्ट। ठीक है, अगर मेरे को यहां से VB की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी या VB माइनस VA कैलकुलेट करना होगा तो क्या बोल दूंगा मैं उसको, माइनस का 5 वोल्ट। इसमें मैंने VB को क्या मान लिया, हायर पोटेंशियल, इसको मैंने क्या मान लिया है, हायर पोटेंशियल, इसको मैंने क्या मान लिया, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इसको मैंने मान लिया हायर पोटेंशियल। देखो मैंने हायर पोटेंशियल में मेरे को इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इसको माइनस करूंगा मैं तो मेरे पास 5 आना चाहिए आंसर। ठीक है, सॉरी इसको करूंगा ना तो -5 आना चाहिए बेसिकली मेरे पास आंसर। ठीक है, तो अगर इसको मैं 5 वोल्ट मान रहा हूं तो ये ऑब्वियसली फिर 0 रहेगा, तो 0 - 5 = -5 आ गया। ठीक है, समझ गए कहानी। आपका वोल्टेज जो है, आपको बस ये चीज पता लगी ना कि प्लस को जब मेरे को ऊपर रखना है तो ये वाला मेरा क्या आएगा 5 वोल्ट और ये वाला मेरा क्या आएगा 0। ठीक है, बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है सोर्स में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं थोड़े से क्या एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, how long does it take how long does it take 50 coulombs of 50 microcoulombs of charge to pass a point in a circuit if the current flow is 15 milliampere. ऑप्शन दिए हैं 3.33 into 10⁻³ seconds। ऑप्शन 2 है 6 into 10⁻², माइनस कर दो, ये प्लस करो ये। ऑप्शन 3 है 2 सेकेंड्स। और ऑप्शन 4 है none of the above। मोटा करो इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है, आपको पूछा है कि इसको एक पॉइंट को कितने टाइम में, कितने सेकंड में पार कर दे कि आपका करंट जो 15 मिली एम्पियर का फ्लो हो जाए। करंट का फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या फॉर्मूला है करंट का? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम ना। करंट दिया है, चार्ज दिया है, टाइम ही तो निकालना है। है ना, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। दो चीजें दी है आपको, एक चीज आपको निकालनी है। आपको माइक्रो का पता होना चाहिए ना, माइक्रो का, माइक्रो में कितने होते हैं? 10⁻⁻⁻6 है ना। आया कुछ जवाब? करंट पता है ना, करंट इक्वल्स टू, आसान भाषा वाला फॉर्मूला है ना, चार्ज अपॉन टाइम। टाइम निकालने को बोला है ना, करंट भी दिया है, कितना है? 15 मिली एम्पियर। चार्ज दिया है ना 50 माइक्रोकूलम, है ना। टाइम आपको निकालना है, तो टाइम निकाल दो यहाँ से। टाइम इक्वल्स क्या है? चार्ज अपॉन करंट। तो चार्ज कितना है? 50 माइक्रोकूलम, लिख दो इसको 15 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय दिस इज 15 मिली एम्पियर 10⁻⁻3। कट गया, ये कट गया, क्या बचेगा? तो -3 बच जाएगा, है ना। और इसको काटो, कितना आएगा? 5 से काटो इसको, 5 या 15 और 10, तो ये कितना आ गया? 10/3 × 10⁻⁻3। दिस विल बी इक्वल्स टू 3.33 × 10⁻³ सेकेंड्स। सो ऑप्शन नंबर 1 ऐसे आपको यूज करने हैं। सेम गोज फॉर योर वोल्टेज। वोल्टेज भी आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। वोल्टेज का क्वेश्चन देखें, कुछ है यहाँ पे? देखो, वोल्टेज के ऊपर भी क्वेश्चन है इसमें, लग गया पता है ना। चार्ज अपॉन टाइम तो किया है ना, छोटा मोटा क्वेश्चन है। वोल्टेज, करंट और एनर्जी, पावर, इनके फॉर्मूले पता है ना। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके उसमें जेई के। न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरी नहीं बात कर रहा हूँ ना। थ्योरी तो कर ही लेते हैं सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन energy source that provides 50 millijoule of energy for every microcoulomb of charge. For every microcoulomb of charge that flows options हैं 5 volt, 50 volt, 500 volt, 50 किलोवोल्ट। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? पोटेंशियल, बेसिकली वोल्ट लिखा है ना ये, तो निकालना क्या है आपको? वोल्टेज निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और दिया क्या क्या है आपको? 50 मिली जूल की एनर्जी दी है और चार्ज दिया है ना
एक माइक्रो कूलम का चार्ज जब आपका फ्लो होता है तो उसकी वजह से 50 मिली जूल की एनर्जी बनती है। तो आपको बताना है कि वोल्टेज कितना होगा उस सोर्स के आसपास। कैसे करोगे? वोल्टेज का रिलेशन है आपके पास में, लगाओ उस रिलेशन को और बताओ क्या है हमारे पास वो रिलेशन। वोल्टेज इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज। कितना है देखना पड़ेगा, पीछे सॉल्व करता हूँ, देखते हैं। एनर्जी की वैल्यू क्या डाली आपने? 50 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा जैसे ना इसको अब मिली और माइक्रो तो माइक्रो लगी क्या पता, मिली और माइक्रो -3 का फर्क आता है, तो माइक्रो के साथ लिख देते हैं हम 10⁻⁻3 है ना। तो बेसिकली क्या बन गया 50 इंटू 10⁻3, ये चीज बनी है ना 50 इंटू 10⁻3। तो ये क्या बन गया? हाँ जी 50 किलो वोल्ट। एक सेकंड रुक जा लेगा, ठीक है लग जाएगी मेरी क्लास। तो ये 10⁻3 में कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। 10⁻3 मतलब ये रेस टू दी पावर्स वाली वैल्यू है ना, इनके साथ मारू खेलना आना चाहिए, ठीक है। इसको कर ले साथ में, ठीक है। समझ गए कहानी है ना। इसका मतलब 50,000 हो गया ना, मतलब 50 किलो वोल्ट हो गए। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो उनको इजीली सॉल्व कर लेना, बस कुछ भी नहीं लगाना, छोटा मोटा फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट लिखो हेडिंग पावर। लिखो पावर में इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और क्या यूनिट होते हैं पावर के? एंड इट्स यूनिट्स इज वॉट, एंड इट्स यूनिट इज वॉट, WATT। तो मैथमेटिकली पावर की बात करें कि मैथमेटिकली हमने क्या बोला? हमने बोला क्या? एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बोला मैंने, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है आपकी पावर। और यूनिट क्या बोले मैंने इसके? वॉट। दूसरी यूनिट और क्या यूनिट हो सकते हैं इसके बताओ? जूल्स पर सेकेंड है ना। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम बोल सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं जूल्स पर सेकेंड। यहां से एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? पावर इंटू टाइम, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या जाएगा? पावर इंटू टाइम। सुनिए ना, पावर इंटू टाइम एनर्जी। किलोवाट आवर सुना है ना? किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर के। पावर किसकी यूनिट है? टाइम का। पावर इंटू टाइम। यहां देखना मैंने क्या किया, मैंने इसको dq से मल्टीप्लाई और dq से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? ठीक है। अब मैं इनको एक्सचेंज कर रहा हूँ, dq को यहां लिख दूंगा, dt को यहां कर दूंगा। तो मैंने लिखा इसको dw by dq
इंटू डी क्यू बाय डी टी। तो dw बाई डी क्यू किसकी वैल्यू है? वोल्टेज की। और dq बाई dt क्या होता है? पावर क्या होती है? वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको the current direction and the voltage polarity. The current direction and the voltage polarity are important in determining the sign of power. SIGN है ना, साइन ऑफ पावर। वोल्टेज और करंट पोलैरिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपको पता करना हो कि आपकी पावर पॉजिटिव है या आपकी पावर नेगेटिव। ठीक है, कैसे देखते हैं उस चीज को? देखो, यहां में हम दो एग्जांपल लेंगे। ये कोई वायर है, इसमें मैंने मान लिया कोई एलिमेंट है, अभी कुछ भी हो सकता है ना, रेजिस्टर में नहीं है, कोई भी एलिमेंट होगा जो इस वायर में लगा होगा। ठीक है, अब आपको इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज का पता होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे कुछ इस तरह से पोलैरिटी थी, है ना, और यहाँ पे करंट मेरा इस तरह से जा रहा था, मतलब पॉजिटिव में वो क्या हो रहा था? एंटर हो रहा था। केस 2 में मैं क्या करूंगा? केस 2 में मैं उल्टा मान लूंगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटी सेम है, बट यहाँ पे मानेंगे कि पॉजिटिव से करंट आउट हो रहा है। अच्छा, ये बोल सकते हैं हम कि पॉजिटिव से अगर करंट आउट हो रहा है तो नेगेटिव में करंट इन हो रहा होगा, ऐसे ही चलेगा ना करंट। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव में इन हो रहा है तो नेगेटिव से आउट हो रहा होगा। यही कहानी है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखोगे, जब आप इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे और पावर की वैल्यू निकालोगे तो जो पावर आएगी आपकी, यहाँ पे जो पावर आएगी आपकी, वो पावर आपकी आएगी पॉजिटिव का VI। जब भी आपकी पावर वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव की पावर है। और ये जो चीज होती है ये आपकी इसका मतलब होता है कि जो आपकी पावर है वो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब होता है कि पावर आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर और क्या नाम दे सकते हैं इसको हम लोग? पावर जो है वो क्या हो रही है? डिसिपेट हो रही है, या पावर रिसीव्ड, जो भी है ना, तो पावर डिसिपेट हो रही है। अच्छा, मेरे को बताओ कि पावर को डिसिपेट या पावर को एब्जॉर्ब करने वाले चीज को हम क्या बोलते हैं? क्या चीज करती है पावर को एब्जॉर्ब? रेजिस्टर तो करता ही है ना, पर रेजिस्टर को ऐसे ऐसे इन जनरल क्या नाम देंगे हम? तो आपका पंखा पावर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो पंखा क्या है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मतलब क्या है? लोड। लोड है ना, लोड ही तो पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और लोड को और क्या है, इसको थोड़ा और अजीब सा नाम देने के लिए हमने बोल दिया सिंक। ठीक है, तो ये काम किसका है? सिंक का, है ना। सिंक क्या कर रहा है? आपकी पावर को एब्जॉर्ब। सिंक मतलब नॉर्मल सिंक जो होते हैं हमारे, है ना, इसमें पानी भर दो तुम, सिंक को पहले ब्लॉक कर दो, पानी भर दो, सिंक को ओपन करोगे तो कैसे चलेगा? पानी एब्जॉर्ब कर लेगा ना सारे पानी को। ठीक है, दैट इज व्हाट योर सिंक इज। यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे करंट क्या है? नेगेटिव में इन हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं पावर को क्या बोलूंगा? नेगेटिव का VI। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कमेंट कर देंगे कि अब हम इसको बोलेंगे कि ये पावर क्या हो रहेगी? पावर डिलीवर्ड हो रही होगी, या फिर पावर
ट्रांसफर्ड हो रही है, ठीक है। और पावर डिलीवर या पावर ट्रांसफर कौन करता है? आपका सोर्स। तो ये काम है आपका किसका? सोर्स का, ठीक है। तो सिंक की पावर क्या होगी? पॉजिटिव। सोर्स की पावर क्या होगी? नेगेटिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको एक एक टर्मिनल को पकड़ के बनाना, तभी मैंने तुम्हारे को चीज बताया ना। इस टर्मिनल को पकड़ के बनाना हमेशा, कि जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम बोलेंगे कि whenever current is entered into the positive terminal, the power is absorbed, और whenever current outwards the positive terminal, power is delivered, है ना। इसको बनाओ, फिर मैं तुम्हारे को लिखा देता हूँ। देखो, when the current enters into the positive terminal, when current enters into the positive terminal, then the element absorbs the power. When current enters into the positive terminal, then the element absorbs the power. Full stop. Next लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना। ये समझिए, यही लिखा ना मैं, करंट जब पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है पावर, है ना, मतलब वो एक सिंक है। नेक्स्ट, व्हेन करंट लीव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, व्हेन करंट लीव या लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, then the element delivers the power. Then the element delivers the power. ये बताओ मेरे को कि ये एलिमेंट क्या कर रहा होगा? पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा या डिलीवर कर रहा होगा? है ना, करंट कहाँ एंटर कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल में। जब भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा तो हम क्या बोलेंगे? ये पावर क्या हो रही होगी? एब्जॉर्ब हो रही होगी, है ना। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है? सिंक, ठीक है। अब क्या हो गया है ना, अभी करंट के नेगेटिव में कर रहा है तो यहाँ पे पावर क्या होगी? डिलीवर्ड। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या है? सोर्स की सिंक है, सोर्स है ना।
इसका नाम होता है वोल्टेज सोर्स। जब पोलैरिटी दिखाई जाती है आपको किसी सोर्स में तो उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूं, है ना, ऐसे सोर्स बनाया ना मैंने और ऐसे में डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? करंट है ये। ठीक है, ये क्या चीज है? करंट कहां से कहां को है? ऐसे चल रहा है ना, तो मतलब ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, तो क्या है ये? सोर्स। ठीक है, ये बताओ पांचवा नंबर क्या है? एब्जॉर्ब हो रही है ना पावर, तो ये क्या बना आपका? सिंक, है ना, पावर एब्जॉर्ब, ये बना सिंक, क्योंकि पॉजिटिव में इन हुआ ना, पॉजिटिव से आउट होता तब हम बोलते हैं इसको क्या? सोर्स। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो सिंक। यहाँ पे भी पावर क्या हो रही है? छापो छापो। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, एक सिस्टमेटिक वे में लिखना सीखना है ना। जब आप नोट्स बनाओगे, जैसा बेटर आपका नोट्स बनेगा ना, उतनी अच्छी आपको हर चीज से आपको हेल्प मिलती है। ऐसा मत समझना कि मैं बड़े ताजमहल जैसे नोट्स बनाऊंगा तो मेरे को कोई हेल्प नहीं होगी, इसलिए मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ नोट्स में। ठीक है, मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, जब हम रफ वर्क करते हैं ना जेई के पेपर में, तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में किया जाता है ताकि आपको हर एक चीज का पता हो कि आपने किस क्वेश्चन का रफ वर्क कहाँ किया है ना। और पेपर को मैनेजमेंट पेपर की अच्छी होती है ना, रफ काम की, तो आप ज्यादा पेपर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। पता लगा ऐसा ना हो आपके साथ में कि क्वेश्चन आपके बच गए, पेपर खत्म हो गया, वहां एक्स्ट्रा पेपर भी नहीं मिलता आपको जेई में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ना लिखना सीखो ना। राइटिंग इज नॉट अ बिग डील इन केस ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप जेई वेई की तैयारी कर रहे हो या एई की तैयारी कर रहे हो तो वहां लिखाई आपकी कोई चेक नहीं करेगा, है ना। इसलिए राइटिंग का छोड़ो, बस मैनेजमेंट सीखो कि आपकी जो लिखने का तरीका है वो आपका एक बेटर होना चाहिए।
ठीक है, ताकि आपको चीजों का पता चले, जो आप लिख रहे हो आपको दूर से दिखना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेडिंग डाल दी, लिखो इसकी डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It states that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another form. It can only be transformed, लिखना ना, transformed from one form to another. ठीक है, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, इसको सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आगे लिखना, देयरफॉर अब क्योंकि पावर आपकी एनर्जी से रिलेटेड होती है ना, तो ये जो रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पावर में भी आपको लगता है। इसका मतलब क्या है कि देखो, जितनी आपने एनर्जी प्रोड्यूस की उतनी ही एब्जॉर्ब होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे कम नहीं होगी। ठीक है, तो अब एनर्जी आप प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, आप क्या करते हो, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, मैकेनिकल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में, है ना। तो मैकेनिकल को आपने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके कुछ XYZ पावर बनाई, अब वही पावर एब्जॉर्ब होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जितना पावर एब्जॉर्ब है उतना ही क्या है, डिलीवर है। ठीक है, तो पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स पावर डिलीवर्ड, है ना, ये चीज है। देखो, देयरफॉर द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर, therefore the algebraic sum of the power in a circuit at any instant of time must be equals to 0. The four algebraic sum of power in a circuit at any instant of time must be equals to 0. ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, ये सम्मेशन का है ना, ये सिंबल किसका होता है, सम्मेशन, है ना। तो सम्मेशन ऑफ पावर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सारी की सारी पावर डिलीवर कर दूं प्लस, तो वो इक्वल्स टू कितना होगी, पावर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एल्जेब्रिक मैंने वर्ड यूज किया। एल्जेब्रिक क्या होता है, जो नॉर्मल हम करते हैं प्लस, है ना, 4 + 4 8, है ना, 6 + 6 12, ये क्या है, एल्जेब्रिक सम। एक होता है वेक्टर सम। वेक्टर सम में 4 + 4 करने तो कैसे करते हैं, 4² + 4² रूट। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना बन गया आपका, 16 + 16 कितने हो गया, 32 का रूट, है ना। तो ये आपका क्या है, वेक्टर सम है। ठीक है, आपको लेना देना वेक्टर सम से ही है। अलजेब्रिक सम सिर्फ डीसी में यूज होता है ना। जब भी देखो, whenever you think of AC, think of phasors। जब भी आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करोगे तो आप हमेशा फेजर्स के बारे में सोचोगे। ठीक है, जैसे ही आपने फेजर्स के बारे में सोचा, आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि अब फेजर कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, और फेजर कैलकुलेशन इज समवट सिमिलर टू योर वेक्टर कैलकुलेशन। तो वहां पे आप ऐसे सीधा साधा प्लस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक जगह वोल्टेज है 10 वोल्ट और एक जगह वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 10 - 5 5 नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 10² - 5² का रूट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, वेक्टर। ठीक है, फेजर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, जो फेजर होता है आपका, वो आपका मैग्नीट्यूड प्लस एंगल के साथ में आता है। फेजर में एक एंगल भी होता है, जो हम कल देख रहे थे ना 90 डिग्री, ये वो, तो उसमें एक एंगल भी इंट्रोड्यूस हो जाता है बस। तो जब आप ये कैलकुलेशन करते हो ना 10² 5² करके, आपको साथ साथ में फिर एंगल भी प्लस माइनस करना पड़ता है। ये देखेंगे हम नेटवर्क में कि कैसे करते, छोटा मोटा प्लस माइनस जितना हमारे को यूज होगा, छोटा मोटा प्लस माइनस देखेंगे कैसे इनको और इसको थीटा को प्लस करते हैं ना। ठीक है, लास्ट लिखो, लास्ट डेफिनेशन है एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन है, लिखो, इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क। It is the capacity or ability to do the work
and it is measured in joules. It is the capacity or ability to do the work and it is measured in joules. And it is measured in joules. बाकी एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बता दिया ना, एनर्जी क्या होगा, लिख लेना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ये सारे बेसिक डेफिनेशंस थे ना, कल हम सर्किट एलिमेंट्स देखेंगे, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर क्या क्या है।